कि अगर हम गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेंगे और हमें पसीना आ जाएगा तो क्या पसीने से ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैं नॉर्मल पीआरपी करवाऊं या फिर मैं जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट कराऊं तो मुझे किसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्यों इन दोनों ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क है। Hey guys, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की Q&A वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड एक Q&A वीडियो रखते हैं जिसमें आप लोग अपने हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो सब पूछते हैं एंड उन डाउट्स को हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद आप लोग के आंसर्स देते हैं। तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार भी। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट को लेकर, कैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक को चूज करें उस बारे में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है GBY777 ने, डज स्वेटिंग अफेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर 2 months ऑफ सर्जरी। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के 2 महीने बाद क्या पसीने से कोई प्रॉब्लम होती है, राइट। काफी लोग को एक्चुअली डाउट रहता है, मतलब डाउट्स तो काफी ज्यादा रहते हैं। अगर हम गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं गर्मियों में पसीना आता है। तो लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवा लेंगे और हमें पसीना आ जाएगा तो क्या पसीने से ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। काफी लोग डर जाते हैं और इस बहाने ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं करवाते। कुछ लोगों का ये डाउट रहता है जिनका आउटडोर का काम होता है, जो जॉब करते हैं, जिनका सेल्स का काम है, मार्केटिंग आउटडोर का काम है, कुछ लोगों का सिविल वर्क है, तो उन लोगों को डाउट रहता है कि मैं जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद बाहर जाऊंगा, अपना वर्क रिज्यूम करूंगा, तो मुझे पसीना आएगा एंड उससे मेरे ट्रांसप्लांटेशन का हो सकता है रिजल्ट ना आए। काफी लोग जिम भी जाते हैं और वर्कआउट के बाद भी पसीना आता है, तो लोगों को डाउट रहता है कि पसीने से क्या ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट में फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये चीज मैं पहले भी क्लियर कर चुका और हमने काफी डॉक्टर से बात करी थी, तो पसीने का ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट पे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जी हाँ, इनिशियल 1 से 2 दिन तक आप कोशिश करो ट्रांसप्लांटेशन के बाद कि आपको पसीना ना आए, राइट। आप आउटडोर में ज्यादा मत जाओ, लेकिन सिर्फ 1 से 2 दिन, उसके बाद आपकी स्किन एक बार नॉर्मलाइज हो जाए तो पसीने से आपके ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छा हुआ है, कितना भी पसीना आ जाए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। हमें काफी लोग अपना रिजल्ट शेयर करते हैं। अभी रिसेंटली एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने अपना रिजल्ट मुझे शेयर किया था। 6 महीने हुए ट्रांसप्लांटेशन को, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरी इसी से रिलेटेड इनसे बात भी हुई थी कि आपका क्या पसीना आया था, आपने कौन कौन से प्रिकॉशन लिए थे ट्रांसप्लांटेशन के बाद जिससे आपका पसीना ना आए और आपका रिजल्ट अच्छा है। तो उन्होंने क्लियरली बोला ट्रांसप्लांटेशन के 1 हफ्ते बाद मैंने अपना वर्कआउट छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया था और पसीना तो मेरे को 3-4 दिन बाद से आना स्टार्ट हो गया था। तो उस चीज से आपका रिजल्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल चौहान ने, हेलो प्रभात सर, जीएफसी पीआरपी एंड नॉर्मल पीआरपी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इस डिफरेंस पे मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बनाई है और काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर मैं नॉर्मल पीआरपी करवाऊं या फिर मैं जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट कराऊं तो मुझे किसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्यों इन दोनों ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग में ज्यादा फर्क है। सो इसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मैं बता चुका हूं कि जो जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट और नॉर्मल पीआरपी ट्रीटमेंट जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि जीएफसी पीआरपी ट्रीटमेंट में ऑलरेडी आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स दिए जाते हैं एक्सटर्नली, राइट। वेयर इन द केस ऑफ पीआरपी आपके ब्लड से ही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जबकि जीएफसी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स भी डाले जाते हैं ताकि आपका रिजल्ट थोड़ा बेटर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजहर मैडी ने, वेयर आर यू प्रेफरिंग मोस्ट ऑफ योर सर्जरीज, डू यू हैव एक्सपर्ट्स इन दिल्ली और आउट ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि आप आजकल ज्यादा कौन सी सिटी को प्रेफर कर रहे हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, और क्या आपके पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली में हैं या आउट ऑफ दिल्ली भी अच्छे सर्जन्स अवेलेबल हैं। तो देखिए अजहर जी, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन की बात करूं तो एक टाइम हुआ करता था जरूर कि सिर्फ मेट्रो सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहीं पे एक एक्सपर्ट सर्जन हुआ करते थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ी बड़ी सिटीज में ही अच्छे सर्जन हुआ करते थे जो ट्रांसप्लांटेशन करते थे, और जो छोटी छोटी सिटीज हैं वहां पे ट्रांसप्लांटेशन होता भी नहीं था। लेकिन आज की मैं बात करूं, राइट, इस समय की बात करूं तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में आपको अच्छा ट्रांसप्लांट मिल जाता है और अच्छे एक्सपर्ट्स एंड वेल
एक्सपीरियंस सर्जन भी मिल जाते हैं, राइट, जो आपका ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। जी हाँ, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सिटीज हर किसी के लिए जो ट्रांसप्लांटेशन करवाता है, लेकिन और जगह में भी बहुत अच्छा ट्रांसप्लांटेशन होता है और उनके रिजल्ट भी हम अपनी केस स्टडीज में शो ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट उसने पूछा ट्रेडिंग पैशन ने, एज आई एम डायबिटिक कैन आई गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये बेसिकली पूछना चाहता है कि मैं डायबिटिक हूँ तो क्या मैं ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, काफी लोग ट्रांसप्लांटेशन करवाते रहते हैं। डायबिटीज इज अ नॉर्मल प्रॉब्लम, लेकिन जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होना होगा उस समय आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में होना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली आपका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा राहुल चौहान ने, हेलो प्रभात सर, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट को 4 महीने कंप्लीट हो गया है, ग्रोथ भी सही चल रही है, बट मेरे हेयर में बहुत डैंड्रफ जम गया है और डैंड्रफ की वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। सर कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2, सर डैंड्रफ की वजह से जो हेयर फॉल होता है क्या वो हेयर वापस आता है? ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं 4 महीने ट्रांसप्लांटेशन को हो चुके हैं और डैंड्रफ हो चुका है, राइट। डैंड्रफ की वजह से इनका हेयर फॉल भी हो रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन जानना चाह रहे हैं। बेसिकली राहुल चौहान जी, सबसे पहली बात है कि देखो, आप पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि वो डैंड्रफ है या फिर वो पैचेस हैं जो कि मिनॉक्सिडिल की वजह से होते हैं। आपको ट्रांसप्लांटेशन को 4 महीने हुए तो मोस्ट प्रोबेबली आप मिनॉक्सिडिल भी यूज कर रहे होंगे, तो जो व्हाइटनेस आपको दिख रही है ना वो जरूरी नहीं है वो डैंड्रफ है, राइट। हर कोई जो मिनॉक्सिडिल यूज करता है उसमें व्हाइटनेस आती है, मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट है, राइट। उस वजह से बाल भी झड़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, जो कि आपको लगता है उस वजह से झड़ रहे हैं, लेकिन वो उस वजह से नहीं झड़ रहे होते हैं। 4 महीने में भी सबके बाल झड़ते हैं और वो बाल जो झड़ते हैं वो वापस आ जाते हैं। अगर डैंड्रफ की बात है, अगर वो आपका डैंड्रफ है भी, तो उसके लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें अपने आसपास, या फिर जहां से आपने ट्रांसप्लांटेशन करवाया उनको बताएं, वो आपको शैम्पू देंगे, उससे वो चीज कंट्रोल में आ जाएगी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जो डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ते हैं क्या वो वापस आते हैं? तो डेफिनेटली वो बाल सारे वापस आते हैं, जो भी डैंड्रफ की वजह से अगर वो सिर्फ बाल झड़ रहा है, राइट। अगर वो कुछ और रीजन से झड़ रहा है तो वो अलग केस है, लेकिन सिर्फ जो डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो वो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट उसने पूछा इम्तियाज भट्ट ने, ब्रदर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 महीने हुए हैं, गुड रिजल्ट्स, बट 10 दिन से हेयर फॉल स्टार्ट अगेन, आई यूज्ड ओनली मेडिसिन फर्स्ट 3 मंथ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, हेल्प मी। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांटेशन को, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन 10 दिन से पिछले इनको हेयर फॉल हो रहा है। तो देखिए पिछले 10 दिन से हेयर फॉल हो रहा है तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, राइट। आजकल मौसम ही ऐसा है, मानसून में सबको ही हेयर फॉल होता है, और हेयर फॉल में होता क्या है कि बाल झड़ते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। और दूसरी बात आपने करी कि मैंने सिर्फ 3 महीने ही ट्रांसप्लांटेशन के बाद मेडिसिन ली थी, राइट। इट्स नॉट अ मेजर इशू, राइट। अगर आपने 3 महीने मेडिसिन ली या फिर आप 6 महीने मेडिसिन लेते हो तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। अगर ट्रांसप्लांटेशन अच्छा हुआ है तो रिजल्ट आपका आएगा, चाहे आप 3 महीने मेडिसिन लो, चाहे 4 महीने लो, या साल भर मेडिसिन लो, राइट। लेकिन मेडिसिन लेना कम से कम 6 महीने रिकमेंडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा साहिल ने, ट्रांसप्लांट में जो बाल लगाए जाते हैं और शेडिंग फेज के बाद पूरे बाल वापस आते हैं या 80 से 90% ही आते हैं, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांटेशन में ग्राफ्ट लगाए जाते हैं और आपको पता है शेडिंग फेज में वो बाल झड़ जाते हैं, तो 80 से 90% ही वापस आते हैं, सारे आ जाते हैं? तो देखिए, अगर आपके 80 से 90% शेडिंग फेज हुआ है, राइट, जितने ग्राफ्ट आपके लगाए तो 80 से 90% ही झड़े, 80 से 90% ही वापस आएंगे, वो भी तब अगर आपके ग्राफ्ट डैमेज ना हुए। अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हुआ है, आपका कितना भी शेडिंग हो जाए, जितना परसेंटेज आपका शेड हुआ है उतना परसेंटेज आपका सारा वापस आएगा, राइट। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ है और आपके ग्राफ्ट्स हो सकता है डैमेज हो गए हो, तो 50% शेडिंग फेज हुआ है, हो सकता है 25% ही बाल वापस आ पाए। इसीलिए बोलते हैं क्लिनिक जब भी चूज करो अच्छे से चूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई एम न्यूमिक्स 7900 ने, क्या मिनॉक्सिडिल के असर 2 साल बाद होता है? क्या हेयर यूज टू हो जाते हैं? क्योंकि 2 साल यूज करने के बाद मेरा फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, मिनॉक्सिडिल का आप लोगों के मन में ना काफी लोगों को ये एक मिथ है कि मिनॉक्सिडिल एक टाइम बाद अपना काम करना बंद कर देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं ऐसे काफी लोगों को जानता हूँ जो 8-8 साल से मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं और उनको वैसा ही रिजल्ट अभी तक मेंटेन है। सो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम बाद तक फीका पड़ जाएगा। अगर आप जब तक मिनॉक्सिडिल यूज करोगे तब तक आपका रिजल्ट मेंटेन रहेगा। ऐसे नहीं कुछ टाइम बाद मिनॉक्सिडिल का असर कम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय गुप्ता ने, सर हमको हेयर ट्रांसप्लांट करवाए 5 महीने हो चुके हैं, जब भी मैं मिनॉक्सिडिल यूज करता हूँ तो पतले पतले बाल उंगलियों में आ जाते हैं, ये क्यों होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आपके ट्रांसप्लांटेशन को 5 महीने हुए हैं, राइट, और आप मिनॉक्सिडिल लगा दो तो आपको पतले पतले बाल वापस हाथों में आपके आते हैं जब अप्लाई करते हो, तो ये बहुत नॉर्मल है। आपने ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी करवाया होता ना, आप नॉर्मल भी ऑयलिंग करोगे ना, जब जिसके बाल नहीं भी झड़े होते उसके भी हाथ में 2-3 बाल आते हैं, इट्स टोटली नॉर्मल। जो बाल झड़ रहे हैं वो वापस आएंगे। हेयर ग्रोथ साइकिल होती है, राइट, उस साइकिल में आपका एक बाल एक ना एक बार झड़ता है एंड फिर वो वापस से आता है। सो आपको इस चीज में बिल्कुल भी नहीं घबराना। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है गीगा जूनी ने, हेयर ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद मेरे बाल थोड़े कमजोर होने हैं, जबकि ट्रांसप्लांट 6 मंथ बाद मेरे हेयर हार्ड थे। ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, जब इनका रिजल्ट आया था 6 महीने बाद तो काफी ज्यादा हार्ड और डेंस इनके हेयर थे और 1 साल बाद थोड़े कमजोर होने लगे हैं। तो देखिए इसका रीजन हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर
हेयर झड़ रहे हो, राइट। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांसप्लांटेड हेयर की बात कर रहे हैं तो ये आपका हो सकता है मिथ हो, या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है जो आपका एक्सट्रैक्शन हुआ हो वो कुछ तो सेफ जोन से हो गया हो जो बाल अभी तक अच्छे हैं, और कुछ ग्राफ्ट थे वो अनसेफ जोन से निकाल दिए हो जो कि 6 महीने बाद झड़ने लगे वापस से, राइट। अगर ग्राफ्ट को अनसेफ जोन से निकाला है ना ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, तो वो बाल आपका 1 से 1.5 साल बाद झड़ जाएगा, क्योंकि उसमें तो डीएसटी इफेक्ट करेगा, राइट। इसलिए बोलते हैं एक्सट्रैक्शन शुड बी परफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द सेफ जोन। आपके सेफ जोन से ही ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करा जाना चाहिए ताकि वो बाल कम से कम 25 से 30 साल तो आपके चले। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने पिकअप करे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हो, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।